नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सुजान अकेडमी में स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ग्रेड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज पे अभी तक हमने जो है सेंट्रल फोर्स के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा है और ग्रेविटेशनल फील्ड की कुछ जो भी इक्वेशंस बन रही थी वो, देन उसके बाद में इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में सैटेलाइट पे आ गए थे और सैटेलाइट के अंदर भी जो है हमने सैटेलाइट के बारे में जो है उसका टाइम पीरियड, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें हमने देख ली थी। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह है जो कि पृथ्वी सतह के ऊपर हम स्थापित करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी आती है काइनेटिक वाली, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? वो आई थी हमारा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और जब इस वी नॉट यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमने वैल्यू इसमें रखी थी, तो कुल मिला के आपने जब देखा लास्ट में वैल्यू जो मिलती है वो जी एम ई एम अपॉन 2r है ना। जस्ट इससे पिछले वाला जो हमने वीडियो लेक्चर में लास्ट टॉपिक था हमारा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आती है हमारे पास माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, और टोटल एनर्जी जो आ रही थी ई, ठीक है। टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? इन दोनों का एडिशन, जब एडिशन करेंगे तो माइनस का 2 GMEM अपॉन 2r, और जिसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कहा था, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? वो हो गई GMEM अपॉन 2r, ठीक है। टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव में और बाइंडिंग एनर्जी होती है पॉजिटिव में, बस यही रिलेशन था। बाकी ये जो सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि अब हमारा जो है वो क्या है? जियो स्टेशनरी उपग्रह, यानी कि भूस्थायी अगर उपग्रह है तो उस केस में हम कैसे इक्वेशन को उसकी हाइट निकालेंगे कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे हम किसी उपग्रह को स्थापित करें, किसी सैटेलाइट को स्थापित करें कि वो क्या दिखे, जो हमारा अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या दिखे? स्थायी दिखे, यानी कि स्थिर दिखे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, ठीक है। अर्थ जैसे है, मान लीजिए इस बोतल को मैं अर्थ मान लेता हूँ, गोलाकार सपोज में दिमाग में शेप कर लीजिए। अगर मैं मान लीजिए यहाँ कोई उपग्रह लगाता हूँ तो इसका मतलब ये घूम रही है, तो इसके साथ साथ वो भी क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए, ठीक है। अब इसका ये पूरा रोटेशन स्थायी होने के लिए क्या दिखना चाहिए? ये दोनों एक साथ ऐसे मूव करने चाहिए, है ना। कि अगर मान लीजिए मैं अर्थ हूँ और ये मेरा उपग्रह है और इस तरह से है, तो मैं क्या करूँ? इसके साथ साथ मूव होना चाहिए उपग्रह, ठीक है। तो उसका मतलब अर्थ जब तक एक रिवोल्यूशन अपना पूरा करे, है ना, ओमेगा एक वेलोसिटी से, तब ये जो हमारे पास यहाँ उपग्रह है ये भी क्या कर ले? इसका एक रिवोल्यूशन पूरा कर ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी टाइम जो है कितना लगना चाहिए? अगर 24 घंटे लग रहा है ना, 24 घंटे 24 आवर अगर लग रहा है इस उपग्रह को पूरा करने में, इसको एक रिवोल्यूशन को, या इसका टाइम पीरियड कितना हो? 24 घंटे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जियो स्टेशनरी उपग्रह होगा। क्या होगा? जियो स्टेशनरी उपग्रह होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर होगा, अगर क्या होगा? उसका टाइम पीरियड कितना हो? टाइम पीरियड जो है उसका वो एस ए ना, ये थोड़ा सा एस ए कर देना, ठीक है। वो क्या होगा? जियो स्टेशनरी उपग्रह होगा। तो जो हमने अभी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या देखा था? टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, और वो टाइम पीरियड कितना फाइंड आउट किया था? जो टाइम पीरियड हमने टी फाइंड आउट किया था वो था करीब करीब, मैं एक बार उसकी वैल्यू देख लेता हूँ, है ना। उसी वैल्यू को फिर मैं लिख देता हूँ क्योंकि याद तो है नहीं, निकालना पड़ता है हर बार। टाइम पीरियड कहाँ था? हाँ, ये रहा टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ रहा था? टाइम पीरियड मेरे पास आ रहा था वो था 2 पाई, ठीक है। आर की जगह मैं लिख रहा था आर ई प्लस एस टू द पावर, है ना, 3/2। और देन उसके बाद में डिवाइड में जो आ रहा था वो आ रहा था रूट के अंदर, है ना, रूट में आ रहा था। रूट में कितना? तो जीएम, या फिर मैं उसको क्या कह सकता हूँ? जी आर ई स्क्वायर, है ना। अगर इसकी फॉर्म में देखें तो क्या कह सकते हैं? जी आर ई स्क्वायर, इसकी फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? एच फाइंड आउट करनी है कि एच कितना होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, और मुझे जियो स्टेशनरी उपग्रह का देखना है कि इस अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पे ले जाके इसको छोड़े, है ना। ये एच कितना हो कि ये क्या रहे? जियो स्टेशनरी यानी कि स्टेबल दिखाई दे अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई, ठीक है। ये हो गया आर ई प्लस एच टू द पावर 3/2। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। एच निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो आर ई प्लस एच टू द पावर 3, और ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद एच निकालना है तो इसका 1/3 ले लेंगे, तो जैसे 1/3 लेंगे आर ई को उधर भेजेंगे तो जी
RE ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी इक्वेशन। और जब इसके अंदर जब इस वाली वैल्यू के अंदर G का मान 9.8, RE का मान 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। और उसके अलावा बाकी क्या बचा है, टाइम T जो है वो कितना रखेंगे 24 घंटे, यानी कि G कितना रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, RE कितना रखेंगे क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में रख दीजिए, है ना, या फिर इसको सीधे सीधे देखते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर रख दीजिए। टाइम पीरियड 24 घंटे, 24 घंटे को आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें करिए सेकंड में, क्योंकि हमें किसमें रखना सारी चीज को सेकंड में, तो 24 इंटू 60 ये वैल्यू आप वहां रख दीजिए। ठीक है, सारी वैल्यू रख के जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपके पास वैल्यू आएगी लास्ट के अंदर एच की, वो कितनी आएगी 36,000 किलोमीटर। कितनी आएगी 36,000 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस से अगर आप चाहते हो कि ये उपग्रह का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहे 24 घंटे रहे, तो उसके लिए उसकी एच कितनी होगी 36,000 किलोमीटर। ये वाला फॉर्मूला जो है एच का, ये फॉर्मूला एक एग्जाम में मैंने देखा है, डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, निकालना बड़ा आसान है। देखिए कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं इस वाले फॉर्मूले को निकालने में। सिर्फ आपको 2πr/v0 करना है। v0 के लिए आपको हाफ mv² को किसके बराबर करना है, MEM/r वाले जो है उसके इक्वल करना है। वहां से आप निकाल के सॉल्यूशन कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम लगता है, कोई बड़ा नहीं है ना, और इसको भी सोल्व कर सकते हो। और उस एग्जाम के अंदर जो है इस फॉर्मूले के अंदर बस इस वैल्यू को ऊपर नीचे किया गया था। तो यहाँ अगर आप डायमेंशन वाला चीज लगाते हैं तो डायमेंशन से सोल्व करके देखते हैं, तो डायमेंशन से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपकी क्या है, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो है उसके लिए एच कितनी होगी, तो इस वाले फॉर्मूले से, ये तो फॉर्मूला हुआ, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के जब अपन आंसर निकालते हैं तो कितना आता है 36,000 किलोमीटर आता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो है इसमें टॉपिक तो लगभग कवर हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, और उसके बाद में बीएससी का जो एक टॉपिक है इसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसकी मैं बात करूंगा। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो चैप्टर जो है या यूनिट जो है मैं यही खत्म कर दूंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि वो जो बीएससी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो बीएससी का जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर बचा हुआ वो है गुरुत्वीय स्वस्थितिज ऊर्जा, है ना, सेल्फ एनर्जी, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, गुरुत्वीय स्वस्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं, सिर्फ स्व ऊर्जा, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इससे डायरेक्टली ये फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, तो उसकी बात करेंगे। ये हम उसमें भी देखेंगे जब हम आप कौन सा जो अपना कूलाम्ब्स लॉ है, कूलाम्ब्स लॉ के अंदर जाएंगे तो भी ये पढ़ेंगे। इसमें है क्या, कुल मिला के स्वस्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि जब अगर आप r त्रिज्या का कोई गोला बनाते हैं जिसका मास कितना है m है ना, कोई स्फीयर बनाते हैं, मान लीजिए ये इस तरह से आपने पूरा स्फीयर बनाया है। ठीक है, तो स्फीयर बनाने के लिए क्या होगा कि जो मास है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको पास में लाते हो, फिर उसका स्फीयर बनाते हो। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि अगर आप इस छोटे छोटे मास लाके इसको लाके और उसको जोड़ के जब आप इस पूरे को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि जब पहला मास लेके आएंगे छोटा सा डीएम, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे मास लाओगे तो क्या होगा, उस डीएम का क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य यानी कि वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क करेंगे, वही क्या होगी, इसकी सेल्फ एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इनफाइनाइट से छोटे छोटे आप क्या लाते हैं, पार्ट लाते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि किसी टाइम पे आपने इतना स्फीयर बना लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, r है। टोटल रेडियस तो कितनी है इसकी, कैपिटल R है ना। इसकी रेडियस कितनी r है। उसके बाद क्या करते हैं, आप छोटा सा एक मास लाके इसके चारों तरफ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा मास जो dr डिस्टेंस का या dr रेडियस का लाके आपने इसके चारों तरफ यहाँ पे रख दिया है, यानी कि ये कितना है, dr। ठीक है, इसका मास कितना हो गया, dm। ऑलरेडी मास कितना है वो आपको पहले से ही है। ठीक है, और ये जो आप मास लेके आ रहे हैं, इसका
डेंसिटी कितनी है, रो है। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा स्फीयर जब आप बनाओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। वही क्या होती है, इसकी सेल्फ एनर्जी होती है। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ डी यू, है ना, या डेल्टा यू कह सकता हूँ। डेल्टा यू अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ किसकी, कि आपके पास ऑलरेडी मास है, ठीक है, तो इस मास की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला सीधा सीधा होता है माइनस जी एम। एम कौन सा, स्मॉल वाला, क्योंकि इसका मास कितना है, स्मॉल एम। मान लीजिए इसका मास कितना है, स्मॉल एम, तो जी स्मॉल एम इंटू उसका मास कितना है डी एम, अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए आर है, ठीक है। ये वाला केस हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, तो एम निकालना है, क्योंकि मुझे एम पता नहीं है, मुझे एम कौन सा दिया, पूरे का मास दिया कि मुझे इस मास का इस रेडियस का क्या बनाना है, स्फीयर बनाना है। तो डीएम निकालने के मुझे किस पे जाना पड़ेगा, रो पे। तो रो पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3/4 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। दूसरा डीएम निकालना है, डीएम कितना होगा, वही रो इंटू, अब मुझे क्या निकालना, इसका एरिया है ना, सॉरी इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालना तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। भाई पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में जो मैंने ये मास अंदर वाला बना रखा है इसका, तो इसका तो पूरा पूरा स्फीयर बन रखा है, तो पूरा पूरा स्फीयर का गया। अगले वाले में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्ट्रिप बन रही है ना, शेल बन रहा है। तो शेल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा, डी आर मोटाई की है इसलिए, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो डेल्टा यू कितना बन गया, वो बन जाएगा माइनस जी तो ऑलरेडी है, ये वैल्यू रख दीजिए, तो 4 पाई, ठीक है, आर क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा, अच्छा रो भी है एक बार है ना, ये यहाँ पे रो और फिर वापस एक बार यहाँ पे रो, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर, ठीक है, हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/9 जी विद माइनस साइन, और तो पाई स्क्वायर में ना, एक बार पाई स्क्वायर जी, रो कितना है 2 बार, तो रो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आर क्यूब यहाँ से, आर स्क्वायर यहाँ से, एक आर यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो कुल मिला के आर टू द पावर 4 और डी आर, ठीक है। ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा डेल्टा यू। यानी कि आपने अगर ये ऑलरेडी मास इतना बना हुआ है और सिर्फ डीएम मास लाके यहाँ चिपकाते हैं इसके साथ, इसके स्टोर करते हैं, तो कितनी आपको एनर्जी लगेगी या कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होगी या कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, सब चीजें एक जैसी है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो है पूरी निकालनी है, तो पूरी निकालने इसका मतलब क्या होगा कि जो मास आप ला के चिपका रहे हो, कहाँ से चिपका रहे हो, ये चिपका रहे हो 0 से लेके एक पूरी आर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगी मेरे पास, टोटल जो एनर्जी निकलेगी यू वो हो जाएगी 0 to r, है ना। ये बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है 0 to r, यानी कि आपने बनाना कहाँ से स्टार्ट किया 0, फिर उसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसको ऐसे करते करते r तक पहुंच गया ना। तो 0 to r डेल्टा यू कर देता हूँ, तो 0 to r इंटीग्रल, और ये हो जाएगा -16/9 पाई स्क्वायर जी रो स्क्वायर r टू द पावर 4 डी आर, ठीक है। इंटीग्रल कर लीजिए, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 5/5, और ये हो जाएगा 0 to r। आप वैल्यू रखेंगे तो -16.9 पाई स्क्वायर जी रो स्क्वायर और r टू द पावर, सॉरी r कौन सा कैपिटल वाला, r टू द पावर 5/5, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को m में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रो नहीं है, मुझे किस में करना है, m में कन्वर्ट करना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं m निकालना चाहूँ या फिर रो को रिप्लेस करता हूँ, रो क्या हो जाएगा m अपॉन, ठीक है, आर क्यूब। तो जैसे m इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरी u जो निकलेगी वो हो जाएगी 16/9, ठीक है, और पाई स्क्वायर, रो का स्क्वायर है और g ऑलरेडी है, तो ये हो गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16/9, ठीक है। उसके बाद पाई स्क्वायर, ठीक है, और r क्यूब है, तो ये r क्यूब है, इधर क्या आ रहा है r टू द पावर 5/5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा r क्यूब का तो r6 हो गया, सॉरी ये भी कितना हो गया r6 हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि 16 ये कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट,
ठीक है। R 6 से कैंसिल आउट करोगे तो एक R यहाँ पे बच जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास U इक्वल टू कितना आ गया, U इक्वल टू नीचे तो बच रहा -1/5 और ये हो गया G, ये हो गया m स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या बच गया R। तो ये आपकी क्या बन गई, गुरुत्वीय स्वस्थितिज ऊर्जा बन गई। एक बार देख लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। अरे यार यहाँ गड़बड़ कर दी ना, 9 कहाँ है, एक सेकंड देखिए 4/3 इंटू 4 करेंगे तो 9 कहाँ आ रहा है, ये तो 6/3 आ रहा है ना, ये गलती है ना अपने पास 6/3। तो ये कितना है, या 3 कर लीजिए ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो कितना है 3 है, तो ये 3 से 9 कैंसिल आउट करोगे तो 3 यहाँ बच जाएंगे, 3 ऊपर आएगा, ठीक है। तो -3 है ना। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक को छोड़िए आप। तो ये क्या करना है, जब इसको 4π को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, या तो मैंने वो ना मैं कहता हूँ कई बार प्री सोच लेता हूँ, वो वाली बात है। यहाँ 4/3 था ना, यहाँ 4/3 मैंने यहाँ भी मान लिया, तो इसलिए मैंने इसको 6 ये कर लिया 9, तो 16/3 है, क्या है 16/3। और उसको जब आगे सोल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर फाइनल क्या मिलेगा, -3/5 Gm²R। और ये जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। गुरुत्वीय स्वस्थितिज ऊर्जा किसी गोले के लिए जो है, स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला पूछा गया है। एनर्जी में ऑलवेज Gmm/R आएगा। तो Gmm कौन सा है, कैपिटल, तो आगे आपके पास mm करेंगे तो m² आ गया। ये जो आगे वाले है ना ये चेंज हो जाता है, ये क्या है -3/5, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब दो इक्वेशन और बचती है जो पीएससी की, जैसे गाउस और पॉइजन की इक्वेशन किसमें बनती है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में बनती है। वैसे ही यहाँ जो अपना फील्ड है कौन सा, ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये भी क्या है एक सेंट्रल फोर्स है। तो जो भी सेंट्रल फोर्स है उसकी सब इक्वेशन एक जैसी ही बनती है, बस आपको क्या करना है उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस कांस्टेंट के, और मेन जो है क्योंकि ये मास के बीच में है और वो चार्ज के बीच में है, तो वो कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि गाउस की इक्वेशन में पूरी आपको डेरिवेशन कैसे क्या होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जो है ना उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको उससे कनेक्ट कराऊंगा ताकि आपको बाद में ये याद भी रहे, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गाउस की इक्वेशन है ना, गाउस समीकरण, एक तो एक पॉइसन समीकरण, पॉइसन हिंदी में बोलते हैं इसको, जैसे अपन पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं वैसे बोलते हैं पॉइसन समीकरण। ये दो समीकरण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की है वैसे ही यहाँ पे चलेगी, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्योंकि दिमाग में रहती है, ये कई बार भूल जाते हैं, तो उसी से मैं कनेक्ट करूंगा। तो गाउस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे गाउस की जो इक्वेशन है उसके अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम, कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डाइवर्जेंस लेंगे ना, सॉरी इलेक्ट्रिक में यहाँ कौन सा ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसका, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये हमने लिखा था, ये किसके बराबर होगा, -4πg ρ, किसके बराबर होगा, -4πg ρ के बराबर होगा। इसे आगे और सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डेल और डेल Ex प्लस डेल Ey अपॉन डेल Y डेल Ez अपॉन डेल Z इक्वल टू, अब याद रखने का तरीका क्या है, वो इक्वेशन क्या होती है गाउस की, डाइवर्जेंस E बराबर -ρ/ε0, ये याद है ना आपको, ठीक है। ये याद है तो बस इसी से कनेक्ट करना है। वहां होती है चार्ज डेंसिटी, यहाँ होती है मास डेंसिटी, बस 1 जो एप्सिलॉन है आपका, है ना, 1/ε है कांस्टेंट, वो यहाँ किससे रिप्लेस हो जाता है, 4πg से रिप्लेस हो जाता है। किससे होता है, 4πg से रिप्लेस होता है, बस आपको इतना सा दिमाग में रखना है। बाकी ये क्या है, ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बस ये चीज आप दिमाग में रखेंगे तो आपको क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से आप इसको कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। फिर वहां पे पॉइसन इक्वेशन में जाते हैं तो क्या होता है, डेल स्क्वायर, वहां लेते हैं क्या, पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, ρ/ε0, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, ρ/ε0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसमें उस पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है -G/dr, ये रिलेशन होता है ना, ठीक है। इस रिलेशन से आगे अगर आप सोल्व करते हैं तो इस रिलेशन को जब आगे सोल्व करते हैं तो इजी अगर निकालते हैं, है ना, तो इसका उल्टा कर लीजिए, तो इजी क्या हो जाएगा, माइनस का डाइवर्जेंस, है ना, Vg, माइनस का डाइवर्जेंस Vg, सॉरी ग्रेड Vg, है ना, डाइवर्जेंस नहीं क्या है, ग्रेड Vg, है ना, माइनस ग्रेड Vg, ठीक है। क्योंकि स्केलर है तो स्केलर क्या निकलता है, ग्रेड, तो इसको कैसे लिखोगे, ग्रेड होता है इस तरह से, और ये हो गया हमारा Vg। ये वाली वैल्यू जब आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको लास्ट इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस तरह से 4πg ρ,
ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर। इसे हम क्या कहेंगे, पॉइजन इक्वेशन। बस ये दो इक्वेशन आपको जो है दिमाग में रखनी है। ये कौन सी है, ये जो इक्वेशन है ये दोनों, ये तो है गाउस की इक्वेशन, और ये जो है नीचे वाली ये कौन सी है, पॉइजन इक्वेशन। अच्छा, इसको आगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वी जी ओवर डेल, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर, चलो वी जी लिख लो बार 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 बार, वी जी डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी जी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई जी रो। ठीक है, सेम वैसी इक्वेशन है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये किससे रिप्लेस होगा। कांस्टेंट अगर दिमाग में रहेगा तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जो कांस्टेंट है आपका, वो कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर तो कंप्लीट होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो है वो एक दो करवा देता हूँ, क्योंकि अपने पास है टाइम अभी और क्वेश्चन करने भी हैं। ठीक है, चलिए, तो बीएससी का सेंट्रल फोर्स वाला प्लस जो आपका सीनियर सेकेंडरी का ग्रेविटेशनल वाला है, वो चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है, वो यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बीएससी और 11 12 जो कॉमन है वो जो साथ में चलाऊंगा, ताकि बार बार 2 3 बार हमें नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो है हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने हैं कुछ, है ना, 3-4 क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमें जो कंसेप्ट पढ़े वो इस बार सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक क्या कर रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अराउंड कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, और उसकी स्पीड कितनी है, जो हमारा स्पीड है वो उसकी भी जो है वो हाफ है, किसकी, एस्केप वेलोसिटी जो है उसकी, है ना, जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है उसकी हाफ है। फिर इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर जो सैटेलाइट है इसकी हाइट क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो देखिए, अब मुझे एक चीज हम देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी है कौन सी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि वो घूम रहा था ना, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, आप देखिए, जब भी कोई अर्थ के चारों तरफ किसी ऊंचाई h के ऊपर कोई भी सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था उसका फॉर्मूला। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में वो क्या था, v जो है वो हमारा होता है gm अपॉन re। ठीक है, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, gm अपॉन re। ये हमारी क्या थी, सॉरी re क्या थी, re प्लस h थी, है ना। re प्लस h क्यों, re कब थी, जब हम h की जो वैल्यू है उसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, इसने h पूछी है तो इसका मतलब वो नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास gme अपॉन re प्लस h, ये हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू थी। अब यहाँ से देखिए एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो जो हमने आप पढ़ा था उसमें था 2gre, है ना, क्या था 2gre। या इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं gm वाला, क्योंकि हमारे पास gm वाला फॉर्मूला है, तो वो क्या होती है, ये वाली। ठीक है, 2 है ना gm अपॉन re। तो इसमें रिलेशन, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू ये हो जाएगी मेरे पास, इसको इससे सॉल्व करते हैं कि gm अपॉन, क्योंकि उस एस्केप वेलोसिटी के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक सेकंड और, कि यहाँ से मुझे गिवन पे है ना, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, गिवन में एक तरफ लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, गिवन है ना, तो इस गिवन को मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ve अपॉन 2, ve अपॉन 2 इक्वल टू gm rh। ठीक है, रूट के अंदर दोनों तरफ आप क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ve स्क्वायर अपॉन 4, है ना, ve स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास gm, और r क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया h अपॉन re, है ना, क्या बन जाएगा, h अपॉन re। यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो हो जाता है gm 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो खाली gm की बात करें तो gm अपॉन इसको स्क्वायर में कर लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 gm अपॉन r। तो gm अपॉन r किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2 के, v स्क्वायर अपॉन 2 के। तो यहाँ से ये हो गया मेरे पास 4 बराबर v स्क्वायर बाई 2, और ये 1 अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस h अपॉन r चल रहा है। ठीक है, ये
कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट बचा 2, इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो 1 प्लस एच अपॉन जो आर ई है हमारा वो किसके इक्वल हो गया 2 के, ठीक है। तो एच अपॉन आर ई इक्वल टू किसके हो गया 1 के, तो इसका मतलब एच बराबर किसके हुआ आर ई के हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सैटेलाइट जो एच ऊंचाई पर है, ठीक है, और जिसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वो अपनी एस्केप वेलोसिटी की आधी है, तो जो आपकी एच आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए आर ई के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि उसके जो हमारी अर्थ की रेडियस है उस रेडियस की ऊंचाई के ऊपर जाओगे 64 किलोमीटर पर जाओगे तो ही वो आपको ये केस मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर इन्हीं में से आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल ये हो तो क्या होगा, या कह देंगे कि इसकी रेडियस है वो आधी हो जाती है, मतलब या फिर आधी रेडियस हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक फॉर्मूले से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके एस्केप वेलोसिटी को इसको बनाया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि सीधा ऑर्बिटल वेलोसिटी का हो जाता है, नॉर्मल पूछ लेते हैं तो कितनी होती है रूट के अंदर वही इसकी रूट में हाफ, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इसमें ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एच पूछा गया है और वो एच जो है नेग्लिजिबल नहीं है तो हमें ये लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया, और ऐसा इसका दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या वो देख लीजिए। दूसरा पार्ट ये कह रहा है इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली in its orbit and allowed to fall freely on the earth, find the speed which it hit the surface of earth, है ना। इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए जो सैटेलाइट है हमारी वो सैटेलाइट क्या करे रुक जाए, ठीक है, रुककर और नीचे गिरने स्टार्ट कर दे, तो नीचे जब गिरना स्टार्ट कर देगी सैटेलाइट घूम नहीं रही है, घूमते घूमते रुक गई, रुक के नीचे गिरना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब तक घूमती रहेगी तब तक वो नीचे गिरेगी नहीं, घूमना बंद करेगी तो क्या करेगी नीचे गिरेगी। तो नीचे जब गिरेगी तो गिरते समय लास्ट में जब वो अर्थ को हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछा गया है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसने क्या छोड़ दिया अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, ऑर्बिट को छोड़ दिया इसका मतलब क्या है कि वहां पे फोर्स को जो अपने स्टार्टिंग में ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालता तो क्या किया था, जो हमारा इक्विलिब्रियम निकाला था फोर्स के अंदर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हमारा फोर्स था और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें इक्विलिब्रियम निकाला था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है इसका मतलब क्या है फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एक फोर्स ज्यादा लग रहा है तो भी तो नीचे आ रहा है, तो उससे तो हम कह नहीं सकते इसको। तो सबसे बड़ा जो इसका कंसेप्ट होगा वो कौन सा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था जब भी कोर्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या लगाना है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इसमें फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब वहां क्या लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ये इसकी रेडियस आर ई है, ये एच ऊंचाई था जहां पे ये ऑर्बिट मूव कर रहा था, इसमें एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अब हम कह रहे हैं कि ये ऑर्बिट यहाँ से क्या हो गया नीचे गिरता हुआ कहां पहुंचता अर्थ सरफेस पे पहुंचता, और सरफेस वेलोसिटी कितनी थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या कहा था यहाँ से भी वेलोसिटी सेंटर तो कितनी हाइट हो जाएगा, अब हो रहा है कि ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल चुके हैं इसके लिए एक आर ई तो निकाल चुके हैं, ये एच किसके बराबर है ना, एच इक्वल टू आर ई है, ये तो हमने अभी निकाली था, एच इक्वल टू कितना निकाला था फर्स्ट स्टेज पर आर ई के इक्वल निकाला था, वही सैटेलाइट है। अब ये क्या होगा यहाँ पे जब पहले घूम रहा था तो इसकी टोटल एनर्जी थी, ठीक है, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो भी क्या होगा इसकी टोटल एनर्जी होगी, ये तो इनिशियल टोटल एनर्जी होगी, ये इसकी फाइनल टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनिशियल और टोटल फाइनल ये दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम या फिर कह सकते हैं कि जो हमें कंसेप्ट यूज करना हो कौन सा ये वाला करना। तो इनिशियल में क्या था जब कोई भी ऑर्बिट अभी हमने निकाला था, जब कोई भी ऑर्बिट था उसकी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में लिखाया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे जब वो घूम रहा था तो उसकी टोटल जो एनर्जी आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास माइनस जी एन ई एम अपॉन जो भी इसकी आर था ना एम ई एम अपॉन 2r, क्या आ रही थी माइनस का जी एम ई एम अपॉन 2r, क्योंकि देखो एम ई एम अपॉन आर क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r वो क्या थी इसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है तो इनिशियल वाली है माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r, ये r क्या हमारा यहाँ से आगे डिस्टेंस जो ठीक है इक्वल टू, अब यहाँ गिर रहा है तो यहाँ गिर रहा है तो इसकी क्या दो तरह की एनर्जी होगी, पहली कौन सी होगी इसकी पहली एनर्जी होगी जो इसका वेलोसिटी होगी आप पहुंचेगा तो, ठीक है। दूसरी जब अर्थ सरफेस से पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है जी एम ई एम अपॉन आर ई, कौन सा क्योंकि ये इसी से डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो सिमिलरली जब इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे यहाँ पे
वैल्यू रख देंगे तो माइनस का GMEM अपॉन R कितने क्या रखेंगे, क्योंकि देखिए R प्लस H, तो H कितना है RE, तो ये हो जाएगा 2RE, तो 2RE तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4RE इक्वल टू वेलोसिटी निकालनी है, निकाल देते हैं। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ GMEM अपॉन RE, इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए तो हाफ mv², ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा तो GMEM अपॉन RE माइनस, अच्छा m से हम अभी कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, ये तो इधर ही रहेगा तो ये नेगेटिव में रहेगा GMEM अपॉन 4RE, ठीक है, ये m और ये m कैंसिल आउट, ठीक है, तो v²/2, इसको आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 और इधर जाएगा तो 3, तो ये होगा 3/4 GME अपॉन RE, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू, इसको फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 3/2 GME अपॉन RE का रूट, ठीक है, ये क्या जाएगी इसकी फाइनल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको अगर एस्केप वेलोसिटी में करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं ई इसकी फॉर्म में, ये क्या होता है आपके पास, तो अगर इसकी फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको तो ये हो जाएगा ठीक है, एस्केप वेलोसिटी में अगर लिखना चाहे तो ये एस्केप वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, कहा गया भाई ये है ना, ये क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि एस्केप वेलोसिटी जो है हमारी वो होती है रूट में GME अपॉन RE, और यह क्या आता है 2, है ना, ये क्या आता है 2 आता है ना, 2 GME अपॉन RE, ठीक है, तो 2 GME अपॉन RE आता है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा GME, ये निकाल लीजिए v² 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा GME अपॉन RE, है ना, ये वैल्यू क्या रख सकते हैं, फिर इसका दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो रूट लेंगे तो कुल मिला के ये आपका √2 यहाँ आ गया, मतलब इस √2 को चले आते हैं तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका v जो निकलेगा जो यहाँ पहुंचेगा वो हो जाएगा 3 और VE और √2 डिवाइड माना तो √2 करेंगे तो ये जाएगा रूट में 4, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, VE की फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो ठीक है, कोई तो समस्या नहीं ना, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना। अब इसका उल्टा देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो इसका उल्टा है कि जब हम यहाँ से किसी उसकी रेडियस को चेंज करते हैं या फिर कहते हैं कि उसके ऑर्बिट को चेंज करते हैं तो एनर्जी में कितना चेंजेस होता है, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लो, एक ऑर्बिट की वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो एक बीएससी की बुक में दे रखा है क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से 2RE ऊंचाई तक ले जाए तो उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास, मैं हालांकि ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि अर्थ सरफेस है हमारा, अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं 2 किलोग्राम का हमारे पास एक कोई मास है ना, और ये त्रिज्या है अपने पास RE, इसको हम क्या कर रहे हैं 2RE ऊंचाई तक ले जाते हैं। कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं 2RE ऊंचाई तक ले जाते हैं किसी मास को जो कि हमारे पास 2 किलोग्राम का है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको ले जाने में स्थिर ऊर्जा में ना, स्थिर ऊर्जा में निकालेगा, इसको ले जाने में गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए कि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, अच्छा RE को भी किलोमीटर में लेना है, मतलब कुल मिला के वैल्यू निकालनी है इसके अंदर फाइंड आउट करके, ठीक है। चलिए, तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पोटेंशियल, क्योंकि इससे प्रश्न क्या पूछा है, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं पूछा है, ठीक है। तो या तो आप क्या करिए डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए,
आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh/1 प्लस h/re। ये हमने फाइंड आउट किया था ना वैल्यू। और मान लीजिए आपको याद नहीं है, मान लीजिए आपको याद नहीं है फॉर्मूला, तो बड़े सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? इनिशियल केस में। इनिशियल में कितना है? -gmem अपॉन जो भी इसकी वैल्यू है कितनी है, डिस्टेंस आर है, तो ये आर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, एस ऊंचाई पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? -gmem अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? चेंज क्या करते हैं? इनिशियल में से फाइनल को, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस करके आप इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के आपके पास आंसर जो आना है वो आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? यही वाला आंसर आएगा। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो जब जैसे ही आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपके पास h कितना है इस केस में? इस केस में h है 2re, है ना? तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो डेल्टा u अगर आप निकालते हैं तो वो है 2 किलोग्राम, ये है 9.8 और h कितनी है? re, है ना? h तो भी थोड़ी बार तो कर देते हैं हम। h है हमारे पास re के इक्वल, और यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाता है re प्लस h, यानी कि re डिवाइडेड बाय re। एक re से एक re क्या होगा? कैंसिल, क्योंकि यहाँ re रखूंगा ना। ठीक है। तो एक re से एक re कैंसिल, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये re में टू re है, सॉरी ये 2re है ना। h कितना हमारे पास? 2re, तो यहाँ पे 2re रख दिया। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ 2re रखेंगे तो क्या हो जाएगा? re से re कैंसिल, 2 + 1 यानी कि 3, तो ये कितना आ गया? 3। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4 × 9.8 डिवाइडेड बाय 3 × re की वैल्यू कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो जब इसको उसकी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो किसमें कन्वर्ट करना है? हर mks में लाना है। ठीक है। तो एक mks में लाएंगे तो ये 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 × 10 की घात 6400 है ना, किलोमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 10 की घात 5 मीटर। इस पूरे को जब आप सोल्व करते हैं, ठीक है, इस पूरे को आप जब सोल्व करते हैं तो फाइनली आपके पास वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 8.36 × 10⁻7 जूल, जो क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। कंसेप्ट क्या है? या तो आपको ये पता है तो आप सीधा सीधा निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पता होता है। ये क्या होता है कि अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? ये तो नॉर्मल है, h ऊंचाई पे जाने पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी। ठीक है। वो किस केस में? जब h बहुत कम है, और जब h कम नहीं है उस केस में क्या होगा? 1 + h/re उसके अंदर डिवाइड में आ जाता है, क्योंकि ये हमें पता होना भी चाहिए। ठीक है। ताकि इसमें जो कैलकुलेशन करने का या टाइम बचाने का एक तरीका होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू लास्ट में फाइनली मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अब पेपर ने केपलर लॉ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिया, तो मैं केपलर लॉ पे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसके बाद में फिर इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेंगे, है ना। इस तरह के जो है आपको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डटे रहना है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किस पे डटे रहना है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डटे रहना है। ये क्वेश्चन है, यदि मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से 1.52 गुना अधिक है ना। ये क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह की औसत दूरी सूर्य पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से दूर है ना। ये हमारे पास सन हो गया, इसके चारों तरफ कौन है? 2 ग्रह हैं, एक मंगल है और एक कौन सा? अर्थ। मंगल क्या होता है? पास में, अर्थ क्या होता है? इससे दूर। ठीक है। तो सूर्य मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से 1 पॉइंट अधिक है ना। तो मंगल कौन सा है? ये यहाँ मंगल है, और यहाँ हमारा कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी से औसत दूरी सपोज कर लीजिए r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.524 r। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब उसमें क्या है? तो सूर्य के परिभ्रमण कर रहे मंगल ग्रह का आवर्तकाल ज्ञात करो। तो मंगल ग्रह का क्या करना? आवर्तकाल मुझे ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए, जब भी आवर्तकाल वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसको अगर मैं मान लीजिए r1 कहता हूँ, तो ये मेरी कितनी है? r2 है। इसको ऐसे बोल देता हूँ ताकि वो दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो केपलर का नियम कहता है वो कहता है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके हैं? पहला तो कहता है वो कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जो r है उसके r के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी वाले केस में क्या होगा? अर्थ वाले केस में कि t1² जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? r1³ के। और मंगल वाला केस है ना, मंगल वाले केस में t2² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा?
R2 क्यूब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगला केस की, अगला केस क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि मंगल और जो ये पृथ्वी वाला केस है इसके अंदर जो है कि मंगल के लिए ये फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, है ना। चलिए मंगल के लिए फाइंड आउट करना है, तो मंगल के लिए फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसा रख दीजिए कि T2 फाइंड आउट करना है ना, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो है ना, इक्वल करके क्या हो जाएगा R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब के। ठीक है, नेक्स्ट T2 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाइए तो क्या हो जाएगा R2 बराबर कितना है, R2 बराबर है 1.524 R1 के। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, तो 1.524 R1 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब, या R1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा और T1 स्क्वायर इधर चल ही रहा है, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.524 टू द पावर 3/2 और T1 कितना है, T1 है हमारे पास, T1 मतलब पृथ्वी के कारण जो इसका वो लग रहा है ना, टाइम पीरियड वो कितना है, तो पृथ्वी का टाइम पीरियड कितना होता है 365 या 165 जो भी है, 365 दिन ले लेते हैं नॉर्मली, तो 365 दिन लेके जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देंगे जिसमें ऐसे कुछ कैलकुलेशन होगी। ठीक है, एग्जाम इसमें दे रखा था किताब में, तो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया। आपको ऐसी वैल्यू देंगे जहाँ पे आप उसका रूट आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितना दे देंगे 8 दे देंगे, ठीक है, या फिर आपको दे देंगे 4 दे देंगे, तो 4 करोगे कितना हुआ 2, फिर 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज दे सकते हैं, ऐसी कोई चीजें देंगे जिसका रूट निकालना बड़ा आसान हो ना। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास T2 जो आपको मिलेगा मंगल की वजह से जो परिभ्रमण कर्मण काल, ठीक है, वो जाएगा 668.7 दिन। आप T1 कितना रखेंगे 365 दिन। ठीक है, T1 कितना रखेंगे 365 दिन। तो आपको कैलकुलेटर का जो तीसरा नियम है उस पे क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि उसमें कांस्टेंट जो है वो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि कांस्टेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई होगी। ठीक है, तो घबराने वाली बात है नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो और इसमें कुछ है क्या क्वेश्चन जो हमें बनाया जा सकता है। बाकी जैसे आप पॉइजन और इक्वेशन पे करते हैं तो वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ आपसे पूछा भी जाएगा। अब मैंने आपको इसमें कहा है ना, जैसे आपके दिए थे पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन और एक इक्वेशन और थी ना गाउस की इक्वेशन, जो थी गाउस की और पॉइजन वाली इक्वेशन है, उस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको यहाँ नहीं दिया जाएगा, वो अगर आपको देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 डेंसिटी वगैरह वो फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा शायद वही होगा जब ये मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, तो उस केस के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो क्वेश्चन आपको जरूर दिया जा सकता है और आता भी है। कई बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बड़ा रहता है कि जब हम पॉइजन इक्वेशन को या लाप्लास इक्वेशन को जो है सोल्व करके वहां पे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पे है देख सकते हो कोई ऐसा क्वेश्चन और जो आपको कराना लाइक हो, तो इसमें तो फिर नहीं है, यहाँ से इंग्लिश वाले में से देख लेते हैं। क्वेश्चन मुझे लिखा था, अच्छा एक क्वेश्चन आपको इस तरह से कंसेप्ट का अभी तक मैं आपको हाल ही बता दिया है। ये इस तरह से अगर आप मान लीजिए इस लाप्लास केपलर के नियम पे बन सकता है कि ये मान लीजिए यहाँ सन है ना, और ये कोई इसमें क्या है गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो आपको वेलोसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सन के पास वाला एरिया होता है यहाँ क्या होती है वेलोसिटी ज्यादा होती है, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, और यहाँ वेलोसिटी क्या होती है मिनिमम होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसको एरिया क्या करना होता है इक्वल शिफ्ट करना होता है। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो एक आप इस तरह के क्वेश्चन पे आप एक चीज जान रखेंगे। ठीक है, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, मैं आपको 3 पॉइंट दे देता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो जो सी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी ये आप लिख लेना, सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, वो वी ए और वी बी पॉइंट की क्या होती है ज्योमेट्रिकल जो आपका वो है सीरीज, उसके उसमें मीन जो है ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य है, उस गुणोत्तर माध्य के रूप में होती है, यानी कि वी ए
और वी ई का स्क्वायर, यानी यहाँ वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी का अगर आप मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं तो वो किसके बराबर होगी, इस पॉइंट में वेलोसिटी के इक्वल होती है। एक ये कंसेप्ट आप उसके अंदर लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको लिखवाना भूल गया था। इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको आपको डायरेक्टली सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ होती है मिनिमम, है ना, क्योंकि जब सन के पास आएंगे तो एरिया ज्यादा शूट कराने के लिए वेलोसिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ती है, ठीक है। एक ये कंसेप्ट था। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हम बचते हैं, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो जितने भी मैंने अभी देखे हैं वो सब एक ही जैसे हैं, वही आपके जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है उसमें ही है कि आपको यहाँ से यहाँ भेज दिया, उसको एस्केप करा दिया, उसको ये करा दिया, तो एस्केप का ध्यान रखना है। एस्केप करा दिया इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, सॉरी फाइनल एनर्जी कितनी है, 0 है ना। जस्ट एस्केप कराने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब आपको कहेंगे कि एस्केप कराने के बाद भी उसकी वेग रहती है तो उसमें क्या करोगे, है ना, एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, है ना। मैंने आपको जब एक कंसेप्ट और देखा ना, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन, जब मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था ये अर्थ है हमारी, है ना, और ये इसका क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये अर्थ है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी कितनी थी, वी हमने जो निकाली थी वो कितनी थी, रूट जी आर, 2 जी आर, है ना, रूट 2 जी आर हमने एस्केप वेलोसिटी। ये किस केस में निकाली थी, ये उस केस में निकाली थी जबकि यहाँ से वो मिनिमम वेलोसिटी, है ना, वो मिनिमम वेलोसिटी कि जिसके बाद क्या हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 होती है क्योंकि फील्ड होगा नहीं, काइनेटिक भी कितनी होती है, 0 होती है, वो वाला केस है। एक केस ऐसा दे सकते हैं कि यहाँ से अर्थ जो है, कहते हैं कि यहाँ से जो इसको फेंका जाता है वो एस्केप वेलोसिटी का दुगना फेंका जाता है ना, क्या कह दिया कि एस्केप वेलोसिटी का दुगना फेंका जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एस्केप वेलोसिटी से फेंकते तो जस्ट यहाँ पहुंचता, दुगना फेंकने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो पहुंचेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब जब इस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं तो इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस केस में जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो हम 0 मान रहे थे एस्केप के केस में, अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी होगी, है ना। इसको भी फाइनल कह देते हैं। इक्वल टू यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ क्या है, हाफ एम वी, ये वाली स्क्वायर है, और माइनस का यहाँ पे क्या है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। एस्केप में क्या बन रहा था, ये 0 आ रहा था, क्यों आ रहा था कि हम कह रहे थे जस्ट इसको पार कर, है ना, जस्ट इसको पार करने का मतलब यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल कितनी होगी, 0। लेकिन अगर मान लीजिए एस्केप से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, एस्केप से भी जब ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उस केस के अंदर जो है आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल जब होती है जो फील्ड होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब फील्ड यानी कि क्षेत्र होगा तो ही पोटेंशियल होगी, बिना क्षेत्र के पोटेंशियल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो नहीं होगी लेकिन काइनेटिक कुछ ना कुछ होगी इस केस में। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई और क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपको अलग टाइप का हो। बाकी तो सब ऐसे ही है कि इसका आधा कर दिया, आर की ऊंचाई का दोगुना फेंका, ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का दोगुना फेंका, या एस्केप वेलोसिटी का आधा फेंका, तो क्या होगा, क्या कैसे होगा, बस उसका ध्यान रखना है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया यानी कि एस्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा वेलोसिटी फेंका तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल कितनी लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ ले लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो के लिए। और अब जो है अपना ग्रेविटेशन वाला जो पोर्शन है या सेंट्रल फोर्स वाला जो बीएससी प्लस सिंगल सेकेंडरी है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।